कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 से 77 समुदायों की जो ओबीसी के सर्टिफिकेट बांटे गए थे उन्हें रद्द कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि जिन 77 समुदायों को ममता सरकार ने सर्टिफिकेट बांटे थे उनमें से ज्यादातर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे और इसी वजह से चुनावी मौसम में अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी ने सीधे सीधे इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। वहीं टीएमसी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में 17% आरक्षण ओबीसी के लिए रखा गया है। ममता सरकार ने ओबीसी को 2 वर्गों में बांट रखा है, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए का मतलब होता है अति पिछड़ा और ओबीसी बी का मतलब होता है सिर्फ पिछड़ा। यहाँ पर सारा विवाद इस बात को लेकर है कि ममता सरकार ने पिछले 10 साल में जिन समुदायों को इस ओबीसी वाली लिस्ट में शामिल किया है उनमें सबसे ज्यादा तवज्जो मुस्लिम समुदाय को दी गई है। आरोप तो यहां तक लगे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए दूसरे लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो अब सवाल है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ममता सरकार कह रही है वो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने वाली हैं और इस फैसले को वो मानने से भी इनकार कर रही हैं। लोकसभा चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। अब ममता दीदी कह रही हैं कि हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होने देंगी। बीजेपी कह रही है कि हर हाल में हाईकोर्ट का फैसला बंगाल में लागू करा कर रहेंगे। क्या है हाईकोर्ट का फैसला और कैसे पीएम और गृह मंत्री ने किया ओबीसी आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन पर ये इस फैसले का स्वागत, देखिए इस रिपोर्ट पर तकरार, ओबीसी रिजर्वेशन पर प्रहार, हाई कोर्ट का दीदी को झटका, ओबीसी सर्टिफिकेट पर संग्राम, ओबीसी में मुस्लिम नहीं मंजूर, रिजर्वेशन पर वोट बैंक वाला बवाल। लोकसभा चुनाव छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सूरज की तपिश के साथ ही चुनावी हमलों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। चरण दर चरण चुनावों में बयान बदले हैं, जुबानी वार प्रहार बदले हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो चुनावों में पहले चरण से अब तक लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण पर एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई अब तक चल रही है। ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते 14 साल में बंगाल में बने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। 2010 से 2024 तक बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस फैसले का सीधा असर करीब 5 लाख की आबादी पर होगा। हालांकि 2010 से 2024 के बीच नौकरी पा चुके या नौकरी की परीक्षा पास कर चुके लोगों पर हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला आया तो ममता दीदी आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता दीदी ने सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हर हाल में हाई कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल में लागू कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिमों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया गया। शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिमों को फायदा देने के लिए ममता दीदी ने बिना किसी आधार के ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करा दिए। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।
ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल की ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में उठाया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी हदें पार कर दी। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पीएम मोदी ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी ओबीसी आरक्षण देने की बात की और साफ कर दिया कि बीजेपी के शासन में ना तो आरक्षण खत्म किया जाएगा और न ही आंखें बंद कर वोट बैंक के लिए कोई काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ दो सहयोगी मेरे बने हुए हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ लाइव होंगे और आशीष सिन्हा मेरे साथ यहाँ दिल्ली से, जो कि इसके लीगल पहलू पर जरा इनसे बात कर लेते हैं। आशीष, जो ये फैसला आया, चुनाव के बीच ये फैसला आया, जाहिर है सियासत इस पर गर्म है, बयानबाजी हो रही है। मैं आपसे लीगल पॉइंट्स जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने कहा हम लागू नहीं होने देंगे। किस तरह से लागू नहीं होने देंगे? क्या उनकी मंशा ये है कहने की कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? देखिए, जाहिर तौर पर यही मंशा होगी कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और वो इस बात को लेकर आश्वस्त होंगी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, हालांकि वो पोस्ट पर बैठी हुई हैं, अगर इस तरह के वो बयान देती हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा। तो ये ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट के हम आदेश पर आते हैं अबुल जी। हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो मैंने पढ़ा है, वेल रीजनिंग ये आदेश की जारी किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते तो आप धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? अब मैं हाईकोर्ट ने क्या अपने फैसले में कहा है, धर्म के आधार पर तो वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, अगर वो धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये साफ है, आरपी एक्ट में लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। बहरहाल हम कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर आते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था पश्चिम बंगाल में, उसमें एक कॉज ये था कि आप जब भी ओबीसी की सूची बनाएंगे तो उस समय इस आयोग की सलाह लेने के लिए आप बाध्य हैं। दूसरी अहम बात, जब सरकार की तरफ से ये सूची तैयार की गई ओबीसी की, तब इस आयोग की जो सलाह थी उसको दरकिनार कर दिया गया। तीसरी अहम बात, जो मुस्लिम समुदाय की जो 77 जातियां हैं जिसको इसमें शामिल किया गया था, उनके आने की वजह से कई ऐसे जातियां थीं जो वाकई जो जरूरतमंद थी, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था, वो शामिल नहीं हुई। चौथी अहम बात, मुस्लिम समुदाय की जो 77 जातियां हैं उनमें से 37 जातियों को अलग अलग कैटेगरी में नौकरियों पर रखा गया। पांचवी अहम बात, अदालत ने इस बात को माना कि ये जो पूरी कवायद की गई है ये वोट बैंक को लेकर की जा सकती है। छठी बात, अदालत के अब इस फैसले का असर क्या होगा पहले वो बता देते हैं। अदालत के फैसले का असर उन लोगों पे नहीं होगा जो लोग अभी नौकरियां कर रहे हैं या जिन लोगों के हाथ में कोई ऑफर लेटर है, लेकिन हाँ, ये फैसले का असर उन लोगों पर जरूर पड़ेगा जो इस कयास में थे। ये भी बता दीजिए, क्या इसे तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या फैसले में ऐसा भी कुछ है?
या टाइम मिलेगा अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का? नहीं, तुरंत इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर समय की मियाद दी होती तो जरूर उसका जिक्र किया गया होता। तुरंत इसको इंप्लीमेंट करना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने जो अपने आदेश में इसको नल एंड वॉइड करार दिया है, यानी पूरी सूची को ही रद्द कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि फिर से एक बार 1993 का जो कानून बनाया गया है, यानी जो पिछड़ा वर्ग कानून बनाया गया है, उसी के तहत एक नई ओबीसी की जो सूची की होगी वो तैयार की जाएगी। उनके सलाह पर, उनके रिकमेंडेशन पर जो अभी की वर्तमान सूची है उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चलिए, इसकी टाइमिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव इस समय चल रहा है। अगले चरण में यानी छठे चरण में 8 सीटों पर बंगाल में चुनाव होना है। रैनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रैनिक, किस तरह का माहौल इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में है? एकदम देखिए, ये फैसला जब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में अभी राजनीति का सियासत जारी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को वो नहीं मानते हैं, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सीएम होने के नाते वो एक बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी ये मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि टीएमसी का वोट बैंक के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। आज सुकांत मजुमदार की तरफ से, जो कि बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से जो पीसी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दावा किया कि ये जो 77 कास्ट तैयार किया गया था, इसमें से मैक्सिमम कास्ट है एक संप्रदाय का, यानी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है मुस्लिम संप्रदाय को सुविधा देने के लिए टीएमसी सरकार की तरफ से इस तरीके का ओबीसी सर्टिफिकेट लागू किया गया था, चालू किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बीजेपी का जो दावी है कि ये जो दिया गया है, जो ओबीसी का संरक्षण दिया गया है, जो सर्टिफिकेट दिया गया है 2011 साल से लेकर अभी तक, दुआरे सरकार नामक जो प्रकल्प वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, उसके आधार पर ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूट में मैक्सिमम परसेंटेज 66% के ऊपर ये ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है मुस्लिम संप्रदाय को और 34% मिला है हिंदू संप्रदाय को, ऐसा बीजेपी का कहना है। दूसरी तरफ सवाल उठा रही है कि चुनावी माहौल है, छठे चरण की वोटिंग होनी है 25 तारीख को। ऐसे में जरा ये बताइए, 5 लाख ऐसे ओबीसी सर्टिफिकेट धारक हैं जिन पर इसका असर होगा, हालांकि जो नौकरी पा चुके हैं उन पर इसका असर नहीं होगा। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सीएए, एनआरसी, यूसीसी हम कुछ भी लागू नहीं होने देंगे, सब खत्म कर देंगे। और ममता बनर्जी इस कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को जब ये कह रही है कि मैं नहीं मानूंगी, मैं जैसे अभी तक चल रहा था वैसे चलने दूंगी, कानून क्या कहता है, कितना समय अभी, चूंकि वो कह रही है नहीं मानूंगी, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना और हाई कोर्ट के फैसले के बीच में गैप होता है, तो उस गैप में अगर फैसला इंप्लीमेंट ना हो तो क्या कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता है? एकदम देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट का कल जो ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर में साफ साफ किया गया है कि ऑर्डर निकलने के बाद से ये जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर में कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि आशीष जी कुछ देर पहले भी बता रहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर में जब डेट मेंशन नहीं होता है तो कलकत्ता हाईकोर्ट जब ऑर्डर देता है उसके बाद से ही ये इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो जाता है। मगर अभी देखना होगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो मूव किया जाएगा, उस मूव में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे दिया जाता है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं दिया जाता है तो ये जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन कैंसिलेशन का जो ऑर्डर जो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जो कैंसिलेशन है वो कैंसिलेशन। इस खबर पर आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले का जिसमें ओबीसी आरक्षण तो 2011 से दिया गया था, उसको रद्द कर दिया है और इससे 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। यानी बाद में जो आरक्षण जोड़ा गया था ओबीसी के लिए, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं आलोक मेहता जी, हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी के, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हैं, और राहुल लाल जी हमारे साथ इस वक्त हैं जो कि जाने माने विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले मैं अरविंद जी से परमवीर जी भी, डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरविंद जी, टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और टाइमिंग के साथ साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बड़ा सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने शुरुआत में ये मामला उठाया
और हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ा सिंक्रोनाइजेशन है आपस में। एक और मौका मिल गया बीजेपी को। निश्चित रूप से एक ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लग रहा है कि बड़ा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, जिसमें कई लोग अपनी अपनी भूमिका अलग अलग निभाते हैं और एक ही धुन बज के निकलता है, तो वो है अपनी जगह। और दूसरा ये है कि अगर रिजर्वेशन पे फैसला कोर्ट का आया है और कोर्ट ने बहुत, जैसा हमारे आशीष बता रहे कि वैलिड रीजन दिए हैं, तो वो अपनी जगह हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक कंट्राडिक्शन बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जिन सर्टिफिकेट्स को इतना गलत और इसको माना गया है, उसके बेसिस पे जिसको नौकरी हो गई है उन सब की नौकरी बरकरार रहेगी। अब ये तो कुछ संयोग की बात है, या तो आप सारे प्रमाण पत्र ही रद्द करते। दूसरा ये है कि पिछड़ा बनाने का, जो पिछड़ा डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है, वो हर राज्य में अलग अलग किस्म से चला है। बंगाल में अजीब किस्म का कंट्राडिक्शन है, क्योंकि बंगाल समाज सुधार के मामले में अगुआ रहा। जमाने तक एक, अभी मैं पढ़ रहा था रिसर्च पेपर, वहाँ के विधायकों की जाति को लेकर कि विधायकों में किस जाति के लोग हैं, अपनी किताब कर रहा था जातीय चुनाव उसमें, तो उस महिला को, फ्रांसीसी महिला को लिटरली लोगों ने खदेड़ दिया। और वो बेचारी जो विधानसभा अपनी जो किताब छापती है विधायकों के बारे में, वैसी 3-4 विधानसभाओं की किताब ही नहीं कोई छपी या नहीं मिली कि उससे भी कुछ अंदाजा हो कि किस जाति के लोग। तो एक और जाति छोड़ो मूवमेंट वहाँ चलता रहा है बड़े पैमाने पे, और मंडल के बाद ठीक उल्टी पॉलिटिक्स चली कि पिछड़ी जातियां हैं तो पिछड़ी जातियों को लोकेट करिए, दीजिए। और लेफ्ट पार्टियों पे खास तौर से दबाव पड़ा, क्योंकि वो अपने को जाति नहीं मानने वाले बिरादरी, जैसा आज संघ अपने को कहता है, इसी तरह लेफ्ट भी कहता रहा है कि वो जाति नहीं मानते, इसलिए उन्होंने बंगाल में रिजर्वेशन लागू करने की पहल नहीं की। लेकिन जब देश भर से दबाव पड़ा तो इस किस्म का एक लिस्ट बनी और उसके आधार पर रिजर्वेशन। लेकिन जिस तरीके से फैसला सामने आया है चुनाव के बीच में, उसको लेकर बहुत से सवाल हैं। अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया, ममता बनर्जी कह रही हैं मैं फैसला लागू नहीं करूंगी, और चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है, दोनों ही तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी तो हमलावर हो गई है, इंडिया अलायंस के कई नेता हैं, कई चेहरे हैं जो अब खुलकर बात कर रहे हैं इसको लेकर, और साथ ही साथ टाइमिंग को लेकर। राहुल लाल जी, हालांकि अच्छी बात तो ये है जो नौकरी पा चुके हैं उन पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन जब हम कम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें अव्वल पर रहता है पश्चिम बंगाल। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट धारक जब इससे प्रभावित होंगे तो क्या वोटिंग पर भी असर होगा? नहीं, देखिए वोटिंग पे असर होगा। इस पूरे मामले को हम लोगों को 2 तरीके से देखने की जरूरत है। यहाँ पे 2 कोर्ट हैं, एक कोर्ट जो कि बिल्कुल न्यायिक कोर्ट है और कोलकाता हाई कोर्ट उसी श्रेणी में है, और उसने फैसला अपने दायरे में अपने हिसाब से उसने फैसला दिया है वहां पे, जिसको लेके काफी टिप्पणियां यहाँ पे हुई भी हैं। दूसरी चीज है कि जो जो कोलकाता हाई कोर्ट का जो समय है, वो समय बिल्कुल ऐसे समय में है जिस समय की अब 6ठे और 7वें चरण के चुनाव पूरे देश के बचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 17 लोकसभा सीटों पे चुनाव बचे हुए हैं, और इन 17 लोकसभा सीटों में अगर 2019 के संदर्भ में देखें तो 12 लोकसभा सीटों पे जो है कि कब्जा ममता बनर्जी का है, और 5 पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, इसको मैं 2 संदर्भ में देख रहा हूँ। जो न्यायिक क्रियाविधि है वो तो अपने ढंग से चल रही है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। परसेप्शन के संदर्भ में जब पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये भी चीज देखा है, देश के लोगों ने, कि वहां के एक सिटिंग जज जो कि काफी कठोर टिप्पणियां किया करते थे ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, वो जज जो है कि सिरे सिरे वो इस्तीफा देते हैं और अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अभी एक और जज जो है कि जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो तो जो है कि वो लंबा समय हाईकोर्ट में वो रहे हैं, और उस जज ने भी कहा कि वो लगातार जो है कि आरएसएस के सदस्य रहे हैं और उस पूरा विचारधारा को वो समर्थन करते हुए रहे। तो अब ये जो परसेप्शन पॉलिटिक्स है उसका क्या प्रभाव होगा, वो बड़ा देखने लायक स्थिति होगी। चलिए उस प्रभाव की बात कर लेते हैं। आलोक जी उस प्रभाव की जिसका जिक्र राहुल लाल जी कर रहे हैं, और 2 जजों का उन्होंने जिक्र किया। एक जज जो अभी रिटायर हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं और रहूंगा, और बड़ा प्रतिष्ठित कलकत्ता हाई कोर्ट माना जाता है, और वहां के एक जज ने ये कहा, तो इस पर बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। उससे पहले जो एक और जज साहब हैं, उन्हीं के साथी तमलुक से चुनाव लड़ रहे हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय,
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की हायर कोर्ट्स को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, क्या उनको बचना चाहिए ऐसे फैसले देने से जो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ कोई परसेप्शन बनाते हैं चुनाव में? देखिए, जज जब कब फैसला देते हैं उनके रिटायरमेंट से पहले या उसके बाद, हम ये परसेप्शन के हिसाब से, वो तो कानून की धारा से चलते हैं ना। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो ये ठीक है, आपने सवाल उठाया, कोई रिटायरमेंट के बाद यदि अपने विदाई समारोह में कहता है मैं संघ के विचारों से या हिंदू विचारों से या ईसाई विचार से, जो भी विचार उसके रहे हैं, या कोई मार्क्सवादी रहे, कितने सारे ऐसे जजेस हैं कांग्रेस के जस्टिस रहे, हमारे बड़े मित्र आज भी हैं, विजेंद्र जैन, वो दिल्ली कॉर्पोरेशन के मेंबर ही थे, उसके बाद वो जज बन गए, उसके बाद भी अभी 20 कुछ साल पहले रिटायर। ऐसे ही बहरुल इस्लाम, वो पहले जज थे, फिर वो राज्यसभा के 6 साल सदस्य रहे, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो ये आज का नहीं है, ये मैं बहुत पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिएगा। जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो रिटायर। विजय बहुगुणा के भी नाम आता कब हुए? नहीं, वो तो राजनीति में बाद में आ गए ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप जज हैं, फिर नेता बने, उसके बाद फिर से जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। मतलब ये राजनीति में, ये तो अब रिटायर के बाद बहुगुणा जी बने या रघुनाथ मिश्रा जी के लिए कहा जाता है, अभी रंजन गोगोई जी के 2 बड़े 3 किस्से, इसलिए मैं तीनों का जिक्र किया। और भी वैसे कई नाम गिना सकता हूँ आपको, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं जुडिशरी पर भी मैं कभी 20-25 साल से लिखता रहा हूँ, उसमें सुधार हो, उसमें भी गड़बड़ ना हो, कैसे आज भी 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। लेकिन क्या है, आप हमारे लिए तुरंत कोर्ट रात को 12 बजे, हमारे मतलब नेता केजरीवाल जी। चलिए, मेरा सवाल तो ये था, क्या हायर कोर्ट्स को बचना चाहिए ऐसे फैसले देने से जब देश चुनाव में हो, जिससे कि किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में कोई परसेप्शन बन रहा हो? नहीं, कतई नहीं। हम जो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई दुर्घटना हो रही है, अरे इससे तो बड़ा दंगा हो जाएगा, नहीं चलाइए टीवी पर, यहाँ आग लगी है उसको मत दिखाइए, सरकार पर कठिनाई आ जाएगी। मेरा काम जो करना है, मैं नियम के अनुसार, मैं आचार संहिता पर काम करूँ। अदालत तो सिर्फ कानून देखता है। मैं कल एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ एक कार्यक्रम में था, उन्होंने बोला, मैंने बोला, उनको मैंने 1-2 जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अब रिटायर अलग बात। तो ये कहना कि उनका अपना इंटरेस्ट जब तक इस कानून की किताब सामने है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। ये कहना कि ऐसे समय में फैसला मत करिए, ऐसे समय में आर्मी वहां पर मत भेजिए, ऐसे समय में फैसला मत करिए, मीडिया ऐसा क्यों इंटरव्यू आज दिखा रहा है, तो परसों क्यों नहीं दिखाया? कोर्ट का पूरा सम्मान है आलोक सर, कोर्ट का पूरा सम्मान है और कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी अलग अलग ऐतिहासिक फैसलों के बाद जब उन जजेस को पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आम लोग सवाल खड़े करते हैं और फिर टाइमिंग को लेकर कई से सवाल उठने लगते हैं।